एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। यहाँ पे हम सिर्फ एक चैप्टर या एक वीडियो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स सेट की। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एकदम फ्री में हर क्लास का, यानी कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक का हर कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 11th की भूगोल का एक चैप्टर, जो कि है अपना वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में, उसका पूरा परिचय यानी कि इस चैप्टर में हमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। दूसरी बात, हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। उसके बाद हम जानेंगे वायुमंडल का संगठन किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कुछ धूलकण पाए जाते हैं, तो वो किस तरीके से पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के परिचय की, यानी कि इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वायुमंडल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल वो आवरण है, वो गैसों का आवरण है, वो धूलकण का आवरण है जो चारों तरफ से वायु के माध्यम से हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी कि कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैसें जो हैं अवेलेबल हैं। उसके बाद हम जानेंगे गैस और धूलकण के बारे में, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और धूलकण। ये कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। वैसे तो कई सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस पाठ में, आज के इस पाठ में हम कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और धूलकण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, कितनी परतों में वायुमंडल की संरचना को विभाजित किया गया है, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो वायुमंडल में कुल मिला के 5 परतें होती हैं। पहली परत होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद दूसरी परत होती है, और तीसरी परत जो होती है वो होती है मध्यमंडल, और चौथी परत जो होती है वो होती है आयन मंडल, और पांचवी और आखिरी परत जो है बहिर्मंडल होती है। तो इस प्रकार से हम इस भाग में, इस पार्ट में वायुमंडल की संरचना की 5 परतों के बारे में जानेंगे कि कितनी कितनी दूरी पर वायुमंडल में जमीन से लेके कितनी कितनी दूरी पर आसमान की ऊंचाई तक परतों का विभाजन कितने किलोमीटर के दायरे में किया गया है, कौन सी वायुमंडल की परत में जो है कौन सी मौसमी घटना उत्पन्न होती है, कौन कौन सी विशेषताएं किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं, इन सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, तो वायुमंडल, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि वायुमंडल जो है एक गैसों का आवरण है जो पूरी पृथ्वी को, समस्त पृथ्वी को अपने में लपेटे हुए है, घेरे हुए है, गैसों का एक आवरण। ठीक है, अब देखें कि वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, कई सारी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, गैसें अलग अलग नहीं पाई जाती, मिक्स रूप में पाई जाती हैं, मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं, और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। ठीक है, ओवरऑल कहा जाए तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें, ठीक है, कौन कौन सी, मनुष्यों और जंतुओं के लिए आवश्यक गैस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है।
जो प्राणी हैं जैसे कि मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, तो मनुष्य और जंतुओं के लिए जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? सबसे आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के सहारे ही हम जिंदा रह पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए आवश्यक होती है, पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। यानी कि मनुष्यों और जंतुओं के लिए जो प्राणवायु होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन यानी कि O2 होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो पौधों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस यानी कि पौधों के लिए प्राणवायु किसको माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, CO2 को माना जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और मनुष्य जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्राणवायु गैस मनुष्यों और जंतुओं के लिए कौन सी है? ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य, जंतु और पेड़ पौधों का जो श्वसन चक्र इस तरीके से चलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरी बात करें कि वायु जो है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी कि वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है। और इसके कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत? इसके कुल द्रव्यमान का 99% जो है पृथ्वी की सतह से, ये अपन यहाँ पे पृथ्वी की सतह बना लेते हैं, पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यहाँ तक की ऊंचाई अपन जो है लगभग 32 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायु जो है स्थित है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखें कि वायु कैसी होती है? ना वायु का कोई रंग होता है, ना वायु की कोई गंध होती है। जिस तरीके से ना पानी का कोई रंग होता है, ना पानी की कोई गंध अर्थात खुशबू होती है, तो उसी तरीके से वायु जो है रंगहीन तथा गंधहीन होती है। तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब वायु स्थिर रहती है तब हमें उसका आभास नहीं होता कि वायु है भी, ठीक है। आप जैसे कि बंद कमरे में बैठे हो, वहां हवा का कोई साधन ना हो, वायु का कोई साधन ना हो, लेकिन जैसे ही कमरे में पंखा चला दिया जाए, कूलर चला दिया जाए, तो आपको उसकी अनुभूति होने लगती है कि हाँ हवा चल रही है। आप बाहर जाएं, बाहर एकदम सन्नाटा हो, पेड़ का एक पत्ता भी ना हिल रहा हो, ठीक है। और जैसे ही वायु चलती है, यानी कि पवन चलती है, हवा चलती है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो यानी कि स्थिर वायु का जो है हमें आभास नहीं होता है, लेकिन जब वही हवा पवन के रूप में चलने लगती है तो उसका आभास हमें होने लगता है, हवा हमें महसूस होने लगती है, लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, उसकी कोई रंग नहीं होता, उसकी कोई गंध नहीं होती। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो ये बातें कर ली हमने वायुमंडल के बारे में और वायु के बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना है। अब वायुमंडल के संगठन की बात करें कि क्या क्या है वायुमंडल में, तो वायुमंडल जो है कई सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें जलवाष्प एवं धूल कण भी होते हैं। तो वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक वायु जो है पाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन जो है नगण्य हो जाती है। यानी कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई जब आप चढ़ लेंगे तब आपको
ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं, मतलब कि माउंट को फतह करते हैं, पर्वतों की चोटी को फतह करते हैं, वो अपने साथ पीठ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई के बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, जिसमें से हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की बात करें तो वो पृथ्वी से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी भी मात्रा जो है नगण्य महसूस होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको बताई कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का सर्वाधिक आवरण पाया जाता है। पृथ्वी सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दें, और यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ गया हो तो फटाफट से आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पहली बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। किस तरीके से महत्वपूर्ण है? पहली बात तो अपन इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं कि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राणवायु की तरह काम करती है। जिस तरीके से मनुष्य और जंतुओं के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु की तरह काम करती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के मनुष्यों और जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है, उसी तरीके से बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि श्वसन के रूप में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ी जाती है? मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है और पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण करी जाती है। वहीं ऑक्सीजन जो है मनुष्यों और जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण करी जाती है और पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। यानी कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या मनुष्य और जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि मनुष्य और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बराबर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों गैसों के माध्यम से ही जीवन संभव है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो पहली बात हमने क्या जानी कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए ये गैस अपारदर्शी है। क्लियर इतनी बात? यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। सौर विकिरण के कुछ भाग को तो सोख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बाकी के भाग को पृथ्वी की तरफ भेज देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए किस तरीके से उत्तरदायी है? भाई ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सोखे गए प्रकाश के कारण वायुमंडल के गर्म होने की घटना ही क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी होती है। अगली बात करें जीवाश्म ईंधन की, तो जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। जितने भी जीवाश्म ईंधन है, अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं भाई? तो जीवाश्म ईंधन वो होते हैं कि पुराने सड़े हुए मृत पदार्थों से
जिस ईंधन की उत्पत्ति होती है, जिस ईंधन का उत्पादन होता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवों के अवशेष से बने ईंधन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। अब जब कोयला और पेट्रोल का दहन होगा, कोयला और पेट्रोल जलेंगे, तो उनके जलने से क्या उत्पन्न होता है? उनके जलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो जीवाश्म ईंधन कितनी मात्रा में जलाया जा रहा है? क्या पेट्रोल के बिना आवागमन संभव है? नहीं है। रोज लाखों लीटर में पेट्रोल जलाया जाता है, हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, कोयला की आवश्यकता होती है। तो जो जीवाश्म ईंधन है, मुख्य रूप से दो जीवाश्म ईंधन अपन उपयोग में लाते हैं, जो कि है पेट्रोलियम पदार्थ, और दूसरा होता है अपना कोयला। तो जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी को कम करने के लिए यानी कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए वर्तमान में ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, ई स्कूटी चलाई जा रही है, मतलब कि ई व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन जो कि चार्जिंग के जरिए चलते हैं, बैटरी के जरिए चलते हैं, ना कि जीवाश्म ईंधन के द्वारा चलते हैं। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए, यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसी को रोकने के लिए वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जैसी टेक्नोलॉजी को लाया गया है। अब देखें, बात करें आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ने क्या किया है? हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, हवा का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब मौसम में कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब जो है ठंड के समय ठंड बहुत कम होने लगी है, बारिश के समय बारिश बहुत कम होने लगी है। ज्यादातर महीनों में, हर ऋतु में आपको गर्मी देखने को मिलेगी। वो गर्मी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जाने के कारण जो है गर्मी ज्यादा पैदा हो रही है, हवा गर्म हो रही है, हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवा का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हर मौसम में अब आपको ज्यादा से ज्यादा गर्मी का मौसम दिखाई देता है। क्लियर हो गई इतनी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठीक है, इसका क्या रोल है वायुमंडल में, और किस तरीके से ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दिनों दिन संकट की स्थिति पैदा करते जा रही है। ठीक है, यानी कि जहां एक चीज प्राणवायु का काम भी कर रही है पेड़ पौधों के लिए, तो वहीं उसकी बढ़ती हुई मात्रा आम जनता के जीवन को जो है प्रभावित कर रही है नकारात्मक रूप से। यानी कि हर चीज का लाइफ में बैलेंस जरूरी है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मौसम हो, चाहे अपनी डेली की लाइफ हो, हर चीज में बैलेंस जरूरी है। क्लियर हो गई इतनी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। अब यहाँ पे आप देखें, साइड में हम देखें, यहाँ पे आपको कार्बन चक्र नजर आ रहा है। क्या है ये? कार्बन चक्र है। ठीक है अब कार्बन चक्र जो है कैसे काम करता है, अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कार्बन चक्र कैसे काम कर रहा है। ठीक है सबसे पहले यहां पे आप नजर डालें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2 जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में पादप यानी कि पौधों तक पहुंची। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पहुंची। ठीक है, पौधों के लिए भोजन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक यौगिक यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधों में पहुंची। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पौधा भी नजर आ रहा होगा, तो पौधों में पहुंची। उसके बाद कार्बनिक यौगिक के रूप में पादप यानी कि पेड़ पौधों में पहुंची। तो पेड़ पौधों को किसने खाया? जीव जंतुओं ने खाया। ठीक है, कैसे? ग्लूकोज के माध्यम से अब ये कार्बनिक यौगिक के रूप में जंतुओं में पहुंची। ठीक है, अब जंतुओं ने, प्राणियों ने श्वसन किया, प्राणियों ने श्वसन क्रिया की। तो प्राणी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब प्राणियों ने, जीव जंतुओं ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो ये श्वसन तथा विघटन के माध्यम से वापस वायुमंडल में पहुंच गई।
एक चक्र आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक यौगिक के रूप में पादप में पहुंची, यानी कि पेड़ पौधों में पहुंची। अब पेड़ पौधों को किसने खाया? पेड़ पौधों को खाया पेड़ पौधों को खाया जंतुओं ने। तो जंतुओं में ये ग्लूकोज के माध्यम से पहुंची। फिर जंतुओं ने श्वसन क्रिया करी, तो जंतुओं ने जो श्वसन क्रिया के जरिए जो वायु छोड़ी, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस श्वसन तथा विघटन के माध्यम से जो है वापस वायुमंडल में जाके पहुंच गई। एक बात क्लियर होगी। अब देखें अब कार्बनिक पादप यानी कि कार्बनिक यौगिक के रूप में पादपों ने जो ग्रहण करी थी, पौधों ने जो ग्रहण करी थी, वो डायरेक्ट भी वायुमंडल में यहां पहुंच रही है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात कार्बनिक यौगिक के रूप में पादप ने जो ग्रहण करी थी कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो पदार्थ सड़ गए वो बन गए कोयला, तो ये बन गया जीवाश्म ईंधन कोयला। उसके बाद पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट हो गई, तो ये और एक जीवाश्म ईंधन जो है बन गया। उसके बाद देखें पेट्रोलियम जो है कार्बनिक यौगिक पादप और कार्बनिक यौगिक जंतु दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आप देखें कि पेट्रोलियम में भी ये कार्बनिक यौगिक जो है कन्वर्ट हो रहा है जंतुओं के माध्यम से, जीवाश्मों के माध्यम से, जीवों के अवशेष के माध्यम से। उसके बाद देखें कि अकार्बनिक कार्बोनेट भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। कार्बनिक कार्बोनेट यौगिकों का भी निर्माण हो रहा है, किसके माध्यम से? कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से। अब देखें यहाँ पे आखिरी स्टेप और बचा है इस कार्बन चक्र का कि वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो पानी में एज अ कार्बोनेट के रूप में पहुंची, और उसके बाद पानी में जब कार्बोनेट गया तो क्या किसका निर्माण हुआ? चूना पत्थर का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हमें कार्बन चक्र पूरा समझ में आ चुका है और अपन समझ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो फटाफट से आप सभी इतना नोट कर लें, इस डायग्राम को भी बना लें, फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे का। चलिए, तो इतना सब आप नोट कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और पूरे कार्बन चक्र के बारे में आप सभी जान चुके हैं। बढ़ते हैं अपन अगली गैस की तरफ, जो कि है ओजोन। ओजोन यानी कि O3। ओजोन को किससे दर्शाया जाता है? O3 से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, तो ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है आप सभी को पता होगा। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो ओजोन एक जीवन रक्षक गैस के रूप में भी काम करती है। तो फटाफट से आप सभी कमेंट करके मुझे बता दें कि ओजोन किससे रक्षा करती है हमारी। फटाफट से आप बता दें कि ओजोन जीवन रक्षक गैस के रूप में किस तरीके से कार्य करती है। फटाफट से आप सभी मुझे ये बात कमेंट के जरिए बता दें। चलिए, तो बढ़े आगे, चलो तो ओजोन जो है वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद देखें कि यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। ओजोन का काम क्या होता है? ओजोन एक फिल्टर की तरह काम करता है। ओजोन जो है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। तो सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, कौन सी किरणें? यूवी रेज के नाम से जिसे हम जानते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज। तो उनसे जो है हमारी पूरी पृथ्वी की रक्षा करता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के द्वारा मनुष्यों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और मनुष्यों को त्वचा कैंसर का भी इससे खतरा रहता है। तो यह एक पृथ्वी के लिए एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से आप देख रहे होंगे यहाँ तक का हिस्सा जो है यहाँ पे पृथ्वी के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद अपन देखें ट्रोपोस्फीयर यानी कि समताप मंडल की बात करी गई है, और उसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, उसी के जस्ट ऊपर आप देखें तो
यहां से यहां तक का जो एरिया है समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। वहीं पे आप देखें कि यहाँ पे जो है आपको एक ओजोन परत दिख रही है, ठीक है। यही ओजोन परत जो है एक फिल्टर का काम कर रही है, यानी कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोक रही है। लेकिन अब इसी ओजोन परत में जो है छोटे छोटे छिद्र होने लगे हैं, जिससे जो है सूर्य की किरणें जो है पराबैंगनी किरणें जो हैं वो पृथ्वी तक आ रही हैं। और ओजोन परत में छिद्र किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते लेवल के कारण। इतनी बातें क्लियर हो गई ओजोन के बारे में कि ओजोन किस तरीके से सहायक है और ओजोन कहाँ पाई जाती है और ओजोन का काम क्या है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। जलवाष्प की बात करें, अगली बात करें हम जलवाष्प की, तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवाष्प का लेवल जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा, यानी कि घटता जाएगा। तो ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प का जो लेवल है वो घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलवाष्प का जो स्तर है धीरे धीरे नीचे आता जाता है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। कितना होती है? गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का मात्र 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के प्रतिशत भाग से भी कम होती है। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में कैसी होती है? शुष्क प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवों में, रेगिस्तानों में और शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के प्रतिशत भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर, विषुवत वृत्त की अब बात करें हम एक मिनट, विषुवत वृत्त की बात करें, विषुवत वृत्त की बात करें तो अपन इधर पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। विषुवत वृत्त की बात करें तो ये एक गोला बन गया, ये है अपना 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अक्षांश यानी कि आड़ी रेखाएं, सभी को पता है अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर ये हैं अपने 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको अपन लिख लेते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको लिख लेते हैं अपन नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा जो है कम होती है। जलवाष्प जो है अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और ध्रुव जो होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, यहां से आप जाएं तो 90 डिग्री बन रहा है, यहां से आप नीचे की तरफ आए तो 90 डिग्री बन रहा है। तो विषुवत वृत्त से यानी कि 0 डिग्री से ध्रुव की तरफ यानी कि 90 डिग्री की तरफ जलवाष्प की मात्रा कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। यहां से जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ठीक है, वैसे ही ऊपर की तरफ जब बढ़ेगी विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर ध्रुवों की तरफ, तो उसकी मात्रा जो है धीरे धीरे माइनस में जाती जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात जलवाष्प के बारे में। आगे देखें कि यह सूर्य से निकलने वाले कुछ ताप को, सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से निकलने वाले कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है, तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित कर लेती है। ठीक है, सूर्य से जो ताप आ रहा है उसको जलवाष्प एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और पृथ्वी से जो ताप निकल रहा है उसको भी संग्रहित कर लेगी। तो इस तरीके से जलवाष्प जो है क्या काम कर रही है? इस तरीके से जलवाष्प जो है एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है,
क्योंकि यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, और साथ ही साथ पृथ्वी से जो ताप निकल रहा है उसको भी संग्रहित कर रही है। तो इस वजह से क्या है इस वजह से पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म कर रही है और ना ही पृथ्वी को अधिक ठंडा होने दे रही है, यानी कि पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम कर रही है। उसके बाद देखें कि जलवाष्प जो है वायु को स्थिर, जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? ये सारी बातें हो गई जलवाष्प के बारे में। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लिया, ओजोन के बारे में जान लिया, और किसके बारे में जान लिया? अब जलवाष्प के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करेंगे हम धूल कणों की। तो धूल कण क्या होते हैं? ठीक है, वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। छोटे छोटे ठोस कण वायुमंडल में भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठोस कण वायु में कैसे स्थिर रह सकते हैं? वो इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों, कौन कौन से स्रोतों से निकल के आते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे महीन कण जो वायुमंडल में होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण जो है काफी छोटे छोटे होते हैं और ठोस रूप में वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। और कौन कौन से होते हैं? समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा महीन मिट्टी मतलब बारीक मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कणों से ये धूल कण निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, बहुत ऊंचाई तक नहीं होते हैं, निचले भाग में ही होते हैं। संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। संवहनी वायु प्रवाह के द्वारा इन्हें ऊंचाई तक भी ले जाया जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? धूल कणों का सबसे अधिक जमाव होता है उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। सूखी हवा के कारण होता है, वहां की हवा में नमी नहीं रहती है। धूल और नमक के कण धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण भी करती है। यानी कि धूल कण मेघ निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो धूल कण के बारे में इतनी जानकारी मिल गई अपन को। अपन ने किस किस चीज के बारे में जानकारी जानी? वायुमंडल क्या होता है वायुमंडल का संगठन जाना, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं ये जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना, ओजोन के बारे में जाना, जलवाष्प के बारे में जाना, और अभी किसके बारे में जाना? अभी अपन ने जाना धूल कणों के बारे में। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए तो काफी सारी गैसों के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आगे के सेशन से जुड़े रहिए। आगे के सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, यहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं हमारे पास, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। जी हाँ, सीबीएसई के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कोर्स हम उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा 3 बोर्ड्स को भी कवर करते हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। ये सारे कोर्सेज एनसीईआरटी से आपको कराए जाते हैं। और आप देखें तो यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब के अलावा हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, खुश रहें, खूब पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।